अब तक आपने सीखा है कि कोई भी दो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में क्या होगी, फोर्स होगी, ठीक है। बट अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि ये फोर्स कितनी होगी, हाउ मच इज दिस फोर्स, साथ में उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, उस फोर्स की डिपेंडेंस क्या होगी, उस फोर्स की डिपेंडेंस क्या होगी, क्या वो एंगल पे डिपेंड करेगी या किसी और चीज पे डिपेंड करेगी, ठीक, क्या वो मीडियम पे डिपेंड करेगी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो अब हमें एक्सप्लोर करनी है। इसके अंदर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं ग्रेविटेशन का, ठीक है। रिकॉल करें कि ये m1 है, ये m2 है, ठीक है, और ये इन दोनों के बीच में सेपरेशन है r। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि ये m1 m2 क्या है, सोच लीजिए, ठीक है, ये m1 m2 क्या है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि ये जो m1 m2 हैं ये बॉडीज हैं और r उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, आप लोग ये कहते हैं। बट मैं कह रहा हूं कि ये दोनों m1 m2 क्या हैं, दे आर पार्टिकल्स। मैं रिपीट कर रहा हूं, m1 और m2 क्या हैं, पार्टिकल्स हैं, दे आर नॉट बॉडीज एंड r इज नॉट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। वो सिचुएशन एक पर्टिकुलर होती है, पर जब हम डेफिनेशन बनाएंगे तो हम ये कहते हैं कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स थी दैट वाज द ग्रेविटेशनल फोर्स, g इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट and that force is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of distance between them, and also this force will act along the line joining these two particles, ठीक है। तो ये फोर्स इस लाइन के अलोंग लगेगी, ऐसा नहीं होगा कि ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दे, नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। फोर्स इस लाइन के अलोंग एक्ट करेगी और फोर्स अट्रैक्टिव है, ये आपको पता ही है। तो और साथ में ये भी चीज है जो आपने शायद पढ़ी हो कि ये दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो ये फोर्स है दैट फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरवीनिंग मीडियम। सपोज इन दोनों के बीच में मैं कोई चीज डाल दूं, सपोज मैंने कोई ब्रिक रख दी इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में, तो इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है that force is independent of the presence or absence of the intervening medium। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में वैक्यूम है या क्या मीडियम है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो इंटरवीनिंग मीडियम के इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब अगर आप इसको बॉडीज कहते से ये कहते कि ये m1 एक बॉडी है, m2 एक बॉडी है और r उनके बीच का सेंटर्स का डिस्टेंस है, ठीक है, और ये फॉर्मूला आपको पता है, तो आप इसको लगा के देखिए। सपोज ये एक स्फेरिकल शेल है, इसका मास है कैपिटल M, और एक कंसेंट्रिक शेल है, इसका मास है स्मॉल m। तो कंसेंट्रिक का मतलब क्या हुआ, इन दोनों के सेंटर्स कॉन्साइड कर गए। तो अब मुझे बताइए कि इन दोनों के सेंटर्स का गैप क्या है। अगर मैं आपकी बात मान लूं कि r जो है उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है, तो यहां तो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस क्या हुआ, 0। तो फोर्स क्या होगी, फोर्स विल बी इनफाइनाइट, बट दिस इज रॉन्ग, फोर्स इनफाइनाइट तो हो नहीं सकती। तो आंसर क्या होगा, तो आंसर यहां पे इस सिचुएशन में आंसर 0 है। 0 कैसे है, अगर मैं इस मास को पार्टिकल असेंबली मानूं और इसको भी पार्टिकल असेंबली मानूं, मतलब ये बाहर वाली शेल और अंदर वाली शेल दोनों पार्टिकल से मिलके बनी हुई है, ठीक है, इनको बॉडीज ना कह के मैं पार्टिकल्स कहूं, तो आप ये देखें कि ये दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है दैट फोर्स इज म्यूचुअल, ठीक है, फोर्स इक्वल और अपोजिट है, ये आपको पता है। इसी तरह से डायमेट्रिकली अपोजिट, यहां पे भी फोर्स क्या लगेगी, इक्वल और अपोजिट, यहां पे भी मैग्नीट्यूड इक्वल और अपोजिट होगा। तो यहां पार्टिकल्स के साइज को हमने फिक्स कर लिया है। तो अगर आप अब ध्यान से देखें तो बाहर वाली शेल के ऊपर एक फोर्स ये लग रही है, एक फोर्स ये लग रही है, लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो बाहर वाली शेल के ऊपर नेट फोर्स क्या है, 0, और अंदर वाली शेल के ऊपर भी नेट फोर्स क्या आ रही है, 0। तो अगर हम इनको पार्टिकल कहें तो ही इसका जो सही आंसर है जो कि 0 है वही आएगा। तो डेफिनेशन की फिजिक्स में बहुत सिग्निफिकेंस है,
डेफिनेशन को बहुत ध्यान से पढ़ें, अपने हिसाब से उसको मॉड्यूलेट करने की कोशिश ना करें, बिकॉज यू आर अ बिगिनर लर्नर। ठीक है, तो जैसे किसी अच्छी बुक में या जो टीचर ने आपको बताई है परफेक्ट स्टेटमेंट, उसके ऊपर स्टिक करें और उसी को पाइवट करके चीजों को समझने की कोशिश करें, अनलेस आपको कहीं पे पता चलता है कि यहां एक फ्लॉ है। ठीक है, देन यू कैन डिस्कस। तो ये फोर्स थी किन्हीं दो पॉइंट मासेस के बीच में, मैं फिर कह रहा हूं पार्टिकल्स या पॉइंट मासेस के बीच की फोर्स थी। अब यहां पे हमें चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स के बारे में बात करनी है। तो मैं प्रीवियस वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं, हमने वहां पे कॉन्सेप्ट बनाया था पॉइंट चार्जेस का। तो हिस्टोरिकली साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स करे, क्लियर, और उन्होंने एक लॉ दिया दैट इज नोन एज द कूलम्स लॉ। तो उन्होंने फाइनली कंक्लूड किया कि किन्हीं दो चार्ज्ड पार्टिकल्स, ठीक है, किन्हीं दो चार्ज पार्टिकल्स, बाद में हम इस चीज को एक्सटेंड करेंगे, तो हमारे पास कोई दो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं और इस चार्ज पार्टिकल पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज क्या है Q2, R इन दोनों की सेपरेशन है। तो ये Q1 Q2 दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, पॉइंट चार्जेस हैं। ये बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दे आर पॉइंट चार्जेस, यू कैन नॉट से दैट दीज आर बॉडीज। ठीक है, सो दीज आर टू पॉइंट चार्जेस। इन दोनों के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, या तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, या ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर चार्जेस, नेचर ऑफ चार्जेस। तो कूलम ने क्या कहा, तो उसको हमने नाम दे दिया कूलम्स लॉ। तो जो हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज कूलम्स लॉ। तो कूलम ने क्या कहा, दैट द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, लेट दिस फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज F, दिस फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू पॉइंट चार्जेस is proportional to the product of the magnitude of the charges, is proportional to the product of the magnitude of the charges। आप Q1 Q2 का प्रोडक्ट लेके भी मैग्नीट्यूड ले सकते हैं, ठीक है, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, जैसे यहां पे भी था, सेम इसी फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, दे हैव फाउंड दैट हियर इट आल्सो स्टैंड्स। ठीक है, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। ठीक है, तो अगर अब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे, ठीक है, तो हमें एक कांस्टेंट मिलेगा, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, तो ये वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है जो किन्हीं दो पार्टिकल्स के बीच में, चार्ज पार्टिकल्स के बीच में होगा, जो कि R डिस्टेंस से सेपरेटेड है। ठीक है, तो मैं इसको यहां पे स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देता हूं, ठीक है, कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन two charged particles, two charged particles, and these charged particles are two charged particles at rest। ये दूसरी कंडीशन हमने लगा दी कि ये चार्ज पार्टिकल्स चल नहीं रहे हैं, ये स्टैटिक कंडीशन है। ठीक है, चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। सो दीज आर एट रेस्ट। So the force of interaction between two charged particles which are at rest, and for simplicity we are saying that they are placed in vacuum। ठीक है, ये और सिचुएशन बना दी, सिंपलेस्ट सिचुएशन कर दी, that they are placed in vacuum। Clear? The force of interaction between two charged particles which are at rest placed in vacuum is directly proportional to the product of magnitude of the charges and
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। क्लियर? बट डेफिनेशन अभी यहां पूरी नहीं होती है। क्यों पूरी नहीं होती है? क्योंकि फोर्स क्या है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो बच्चे यहीं तक डेफिनेशन लिख के छोड़ आते हैं। तो इसके बाद आपने एक चीज और ऐड करनी है। ये वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको लिखना है एंड दिस फोर्स विल एक्ट along the line joining these two particles, joining these particles। तो अभी मैंने आपको ये बताया है कि डेफिनेशन की बहुत सिग्निफिकेंस है, इन सभी बातों की पूरी सिग्निफिकेंस है। कमिंग वीडियोस के अंदर मैं आपको ऐसे न्यूमेरिकल्स करके और ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा जहां पे आपको क्लियर होगा कि आप थोड़ा सा भी चूके और आपने डेफिनेशन को ध्यान से नहीं किया तो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली गलत होगा। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, क्लियर अबाउट द डेफिनेशन, अबाउट द कॉन्सेप्ट। ठीक है? तो ये जो फोर्स है, अगर हम किसी भी एक यहां पे किसी भी एक चार्ज को ओरिजिन पे मान लें, ठीक है, तो सपोज ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इसकी फोर्स इसके ऊपर, ये इसको रिपेल कर रहा है, तो हम लिखेंगे द फोर्स विल एक्ट अलोंग द लाइन। तो मैंने इसको ओरिजिन पे मान लिया तो मैं इसका पोजीशन वेक्टर बना दूंगा। तो मैं इसको फिर इस फॉर्मेट में लिखूंगा। मैंने एक चार्ज को ओरिजिन पे बना दिया। ठीक है? तो अब थोड़ा सा डिस्कशन इस के बारे में भी करते हैं। जैसे ये तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, इसकी वैल्यू हमेशा एक जैसी रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा, एंड दिस इज फिक्स्ड, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग। बट दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है? तो अब ये के क्या चीज है? तो जो के है, के क्या नाम दिया हमने इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। आप और किसी सिंबल से भी इसको डिनोट कर सकते हैं, बट डिफाइन कर दें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। और ये जो के है दैट इज बेसिकली इक्वल टू दिस क्वांटिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है? इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। ये एप्सिलॉन है। ठीक है? दिस इज एप्सिलॉन नॉट। और ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये जो एप्सिलॉन नॉट, ये सिंबल है जिसका नाम हमने रखा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। दिस इज रिप्रेजेंटिंग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये क्या चीज है? तो इसको समझिए इस कंट्रास्ट में, जैसे मैंने कहा था कि इन दोनों पॉइंट मासेस के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरवीनिंग मीडियम। बट यहां ऐसा नहीं है। तभी जब हमने यहां पे वैक्यूम कहा है, तो इस समय पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होगी दैट इज डिनोटेड बाय दिस फार्मूला। बट अगर मैं यहां पे इन दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम को चेंज कर दूंगा, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगी दैट विल चेंज। आई एम रिपीटिंग, इफ आई चेंज द मीडियम बिटवीन द चार्जेस देन द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अमंग द चार्जेस विल चेंज। तो इस बात को लिखने के लिए कि चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है उसकी डिपेंडेंस मीडियम पे कैसी होगी, उस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ ऐसी चीज लिखेंगे। तो उसको हमने क्या नाम दिया? क्योंकि अब यहां पे वैक्यूम है तो मैंने लिख दिया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मींस वैक्यूम। और एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अगर आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो के हमारे को मिलेगा 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर? तो अब मैं इस जो कूलम फार्मूला है, कूलम का जो फार्मूला है उसको लिख रहा हूं एफ, एंड द एफ नॉट लिख देते हैं, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि जो पॉइंट चार्जेस हैं दे आर इन वैक्यूम। और मैं इसको लिख रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ये मैग्नीट्यूड से मैं बार नहीं लगा रहा हूं,
divided by r square. So this is the magnitude of the forces between two charges. और अगर मैं एक चार्ज को ओरिजिन पे मान लूं तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, ठीक है. बट व्हाट अबाउट द सिचुएशन if these two charges are placed in some medium, or you can say there is a medium between these two particles. मतलब इन दोनों पार्टिकल्स को उठा के आपने किसी मीडियम में रख दिया, तो फिर हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हटा दिया मैंने यहां से, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. क्लियर. अब जो ये एप्सिलॉन वैल्यू है ये, ठीक है, ये जो एप्सिलॉन वैल्यू है ये अलग अलग मीडियम्स के लिए अलग अलग होगी और ये रियल नंबर वैल्यू है. क्लियर. मतलब ये फ्रैक्शन में डेसिमल्स में आएगी. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देखिए मैं क्या कर रहा हूं. तो मैंने क्या किया, मैंने एप्सिलॉन नोट से डिवाइड कर दिया, एप्सिलॉन नोट से ही मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इस तरह से लिख दिया. अब मैं क्या कर रहा हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमारे पास यहां से क्या वैल्यू देगा, दैट इज 9 × 10⁹, जो कि हमारे को न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प होगी क्योंकि हम इसकी वैल्यू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे. और जो ये क्वांटिटी है E/एप्सिलॉन नॉट, इसको मैंने लिख दिया एप्सिलॉन आर. नाउ दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो ये जो एप्सिलॉन आर है दैट इज द रेशियो ऑफ permittivity of the medium, this is the permittivity of the medium to the permittivity of free space. तो एक रेशियो है, डायमेंशनलेस है, तो आपके पास एक नंबर आ जाएगा और ये जो नंबर है, ठीक है, ये डेसिमल्स में नहीं है, इसको यूज करना आसान होगा. जैसे वाटर है, फॉर वाटर इट इज 81, ठीक है, पानी के लिए 1 है, माइका के लिए 4 है. इस तरह अलग अलग चीजों के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है वो अलग अलग है. ये टेबल्स में लिस्टेड होती है और किसी भी सिचुएशन में आपको गिवन होगी जब आप न्यूमेरिकल्स निकालेंगे. तो इस फॉर्मेट में हमें न्यूमेरिकल सोल्व करना और इसको अप्लाई करना रिलेटिवली बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है. तो हमने क्या सीखा कि अगर हमें किन्हीं दो पॉइंट चार्जेस के बारे में पता है जिनकी सेपरेशन r है, तो वो दो इंटरैक्टिंग चार्जेस हैं, तो हम उन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, अब मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है, जो है वो इस कूलम लॉ से गिवन है, ठीक है. अब जो ये फोर्स है, अब ये फोर्स की नेचर क्या है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, इसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे. बेसिकली कंजर्वेटिव फोर्स होती है, तो इसको भी आगे के लिए छोड़ते हैं, आगे मैं इसको डिस्कस करूंगा. फिलहाल जो डेफिनेशन है वो ये कंप्लीट डेफिनेशन है, ठीक है. तो हमने किन्हीं दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है उसको लिख लिया, ठीक. अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं फ्रॉम द बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू. क्लियर. तो हमें क्या करना है, हमें कई बार एग्जाम में पूछता है राइट वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है. ऊपर तो मैंने लिख दिया उसको वेक्टर फॉर्म में पार्शियली, जब एक चार्ज पार्टिकल जो है वो कहां पड़ा है, ओरिजिन पे पड़ा है. तो मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूं इस सिचुएशन को. ये देखिए, these are the coordinate axes, so x axis, y axis, z axis. suppose ये एक चार्ज पार्टिकल, चार्ज Q1, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से क्या रहा होगा, पोजीशन वेक्टर, ठीक है. और दूसरा चार्ज पार्टिकल ये रहा Q2, ये इसका पोजीशन वेक्टर है R2, और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है, ठीक है. तो ये पॉइंट का नाम A रख दिया, इस पॉइंट का नाम B रख दिया. सपोज ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, ठीक है. हम केस ले लेते हैं, दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं या सिमिलरली चार्ज हैं, तो दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, ठीक है. तो अब हम लिखेंगे कैसे. अब सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, जो फोर्स लगा रहा है, जो पार्टिकल फोर्स लगा रहा है, द पार्टिकल अप्लाइंग
force is called source, और जिस पे फोर्स लग रही है, ठीक है, एंड द पार्टिकल एक्सपीरियंसिंग फोर्स इज कॉल्ड टेस्ट पार्टिकल, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं कि Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है, इसको बड़े ध्यान से देखिए, बच्चे इसको बड़े हेस्ट में लिखते हैं, उन्हें समझ नहीं आता। अभी थोड़ी देर में मैं आपको और डिस्कशन से समझाऊंगा, ठीक है। तो बहुत गलतियां करते हैं। तो यहां पे देखिए Q1 चार्ज जो है जब Q2 पे फोर्स लगाएगा, तो मैं इसको लिख रहा हूं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दूसरे पे फोर्स लगी पहले की वजह से, तो मैं इसको क्या लिखूंगा इधर, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। साथ में मैं A से B की जो डायरेक्शन है इसको मैं डिफाइन कर लेता हूं 1 से 2 की तरफ। तो डेफिनेटली जो ये होगा दैट इज R21, ये 2 से 1 होगा। तो यहां से एक चीज तो हमें दिख रही है कि R21 की जो डायरेक्शन है वो R12 की जो डायरेक्शन है R21 से अपोजिट है, ठीक है। ऐसे भी लिखते हैं, एक ही बात है, मैग्नीट्यूड तो सेम है ही, ठीक है। ये चीज हमें यहां पे दिखाई दे रही है। अब कूलम लाइन वेक्टर फॉर्म का मतलब यहां पे ये है कि आपको ये जो दो फोर्सेस हैं F12, अगर मैं आपको कहूं कि F12 लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 1/4πε0, ठीक है। Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1 Q2 सिमिलरली Q2 डिवाइडेड बाय, ठीक है, यहां पे यहां क्या लिखेंगे, ठीक, और यहां क्या लिखेंगे, ठीक है। सोचिए, तो जैसे ऊपर देखिए ये R²R कैप, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/4πε0 Q1 Q2 R.R ठीक है। और इस R क्यूब को आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ये ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, और इसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसे, ठीक है। तो ये जो कूलम लॉ है इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ठीक। तो यहां पे क्या लिखेंगे, व्हाट वी विल राइट हियर, सो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1, किस पे फोर्स लग रही है, 1 पे, कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है। तो 1 यहां पे टेस्ट चार्ज है, 2 यहां पे सोर्स चार्ज है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फोर्स की डायरेक्शन जो भी सिचुएशन आप चूज करेंगे सोर्स से टेस्ट वाली होगी, सोर्स से टेस्ट वाली डायरेक्शन होगी। तो आप यहां पे लिखेंगे R21, यहां से ये वाली डायरेक्शन 21, इसको हमने R21 डिफाइन किया है का क्यूब, एंड दैट इज R21 वेक्टर, ठीक है। क्लियर है आपको यहां से, ठीक है। तो यहां देखिए इस ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल OAB, इन ट्राइंगल OAB वी विल राइट R2 plus R21 एंड दैट इज इक्वल टू R1। तो R21 हमारे पास क्या आया, R1 माइनस R2, ठीक है। तो सिमिलरली फॉलोइंग द सेम ट्राइंगल यू विल राइट R12, सो दैट इज इक्वल टू R2 माइनस R1, ठीक है। तो अब हम यहां पे इसको क्या लिख रहे हैं, 1/4πε0 Q1 Q2 that is R21 magnitude cube and that is R21 vector। ये ध्यान रखें, यहां मैंने मॉडुलस लिखा है और यहां ब्रैकेट है। So finally you can write 1/4πε0 Q1 Q2। Now what is R21? So that is R1 minus R2 modulus cube R1 minus R2, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे पास कूलम लाइन वेक्टर फॉर्म आ गया,
ठीक है, इस तरह से लिखना है। ठीक है, बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, दे टेक दिस रैंडमली, कोई R12 लिख रहा है, कोई यहाँ पे R12 लिख रहा है, यहाँ R21 लिख रहा है, सो दे डोंट नो द बेसिक आइडिया एंड बेसिक कंसेप्ट। ऑलवेज स्टिक टू द कंसेप्ट, जो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट के साथ रहें, गलती कभी भी नहीं होगी। ठीक है, आपने कोई तुक्का या इनफर्ड रिजल्ट बनाना है वो एक अलग बात है। सपोज अब मैं आपको वो भी सिखा देता हूं यहाँ पे, जैसे ये सिचुएशन बनी तो ये क्या है, 1 2 1 2 1 2, तो अगला पार्ट हम सॉल्व ही नहीं कर रहे, हम सीधा लिखेंगे सिमिलरली F21 इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 2 1 1 2 1 2, तो यहां क्या आएगा 2 1। ठीक है, आप करके देख लीजिए और आएगा भी यही R2 माइनस R1। ठीक है, और साथ में यहां पे ये भी पता चल रहा है, ये R21 है, ये R12 है, तो यहां से साफ पता चल रहा है दैट F12 इज माइनस F21, सो दे आर ओबेइंग न्यूटन थर्ड लॉ आल्सो। ठीक है, इन दिस सिचुएशन, क्लियर। तो यहां से हमें क्या पता चला कि ये जो फोर्स हैं दे विल एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, और ये दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट है। इंटरेक्शन होगा तब भी डायरेक्शन अपोजिट आएगी। तो आज हमने सीखा कि किन्हीं दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है उसको हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसकी जो डायरेक्शन की डिपेंडेंस है वो नहीं है, यहां डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, डिपेंडेंस किसकी है, जो इंटरवीनिंग मीडियम है। ठीक है, इंटरवीनिंग मीडियम की यहां पे डिपेंडेंस आ रही है। क्लियर। तो अब मैं आपको एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, और उस कंसेप्चुअल क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए और ये बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इससे आपको पता चलेगा कि आपको कूलम्स लॉ की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली हुई है या नहीं हुई है। तो सपोज मेरे पास ये एक कॉपर का स्फीयर है, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज है Q1, और मेरे पास ये दूसरा कॉपर का स्फीयर है, इस पे चार्ज है Q2, ये भी कॉपर का स्फीयर मान लें। ठीक है, और इन दोनों के सेंटर्स के बीच का जो गैप है दैट इज R। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इन दोनों के बीच में जो कूलम फोर्स होगी वो कितनी होगी, इन दोनों के बीच में जो कूलम फोर्स है वो कितनी है। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखें। ठीक है, और इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में देखें।